आज 2 दिसंबर है। ग्रुप डी के तीनों शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं और ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये आज सेकंड शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन क्या है आपके पास है कि पहली 10 अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा। अगर आपके किसी दोस्त ने एग्जाम दिया तो आप उससे ज़रूर ट्राई करिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। अपने दोस्त से ज़रूर पूछिएगा कि एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि नहीं आया था जिसमें आयतन दे करके आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। अपने दोस्त से पूछिए परसेंटेज का एक ऐसा क्वेश्चन आया था इलेक्शन से रिलेटेड। समय कार्य का क्वेश्चन आया था जिसमें ए अकेले का कार्य पूछ रहा था। इसी तरीके से कुछ रेलगाड़ी के क्वेश्चन आए थे। कहने का मतलब यह है अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैथ बिल्कुल ईजी आ रही है इस बार। यानी अगर आप ऊपर ऊपर से मैथ पढ़ोगे तो आराम से 22-23 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, कितनी भी आपकी मैथ कमजोर हो फिर भी। कुछ स्टूडेंटों का कहना है कि सर क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे थे, तो वो ऐसे क्वेश्चनों को शायद कैलकुलेटिव मान रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन ये था ना, पहली 10 अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा, तो एग्जाम में यहाँ 16 लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या होता है कि सर हमको पहले अभाज्य संख्या निकालनी पड़ेगी फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये कह सकते हैं स्टूडेंट की क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे कुछ, बाकी आप 22-23 क्वेश्चन आराम से मैथ में सोल्व करके आ सकते हो। तो चलिएगा हम बगैर टाइम खराब किए हुए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास में, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। आप मुझे ये बताइएगा कि चाल बराबर होता क्या है, तो आप ये कहोगे सर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और ऐसे क्वेश्चन में हमको दूरी कौन सी लेनी होती है, लंबाई कौन सी लेनी होती है, सर इन दोनों के बीच की लंबाई लेनी होती है। तो इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपके पास है 200 मीटर। कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। अगर आपने लंबाई इनके बीच की ली है तो फिर आपको समय में भी इनका अंतर लेना पड़ेगा। तो इन दोनों के समय का अंतर कितना हो जाएगा, आपके पास है 10 सेकंड का। तो बाकी इसका दोगे 10 का, बस आंसर आ गया आपका। यानी सर चाल बराबर क्या होता है, आपके पास है दूरी बटे समय। लेकिन ये जो आंसर है ना वो मीटर प्रति सेकंड में है, आपको किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 18/5 से। इसको याद कैसे रखोगे आप, देखिए एक संख्या इसमें छोटी होती है और एक बड़ी होती है। अगर आपको छोटे मात्रक में जाना है तो पहले आप छोटी संख्या बोलोगे, 5/18 से गुणा करोगे। और अगर आपको बड़े मात्रक में जाना है तो 18 पहले बोलोगे। याद करने का तरीका, छोटे मात्रा में जाना है तो छोटी संख्या पहले, यानी मीटर प्रति सेकंड में जाना है 5/18 से गुणा। किलोमीटर में जाना है, किलोमीटर आते ही 18 पहले, 18/5 से गुणा। तो हम ये कह सकते हैं सर 18/5 से गुणा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और 5 से कितनी बार कट जाएगा, आपके पास है 4 बार। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपके पास है 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि ए ऑप्शन में। तो इस पैटर्न का अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप ऐसे ही करोगे, इन दोनों के डिफरेंस में इन दोनों के डिफरेंस का क्या दे दीजिए, भाग। आपकी स्पीड आ जाएगी, फिर उसके बाद आपको यूनिट समान करनी है। क्लियर है क्वेश्चन आपके पास है। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आपके पास है एडवांस मैथ से। ऐसा क्वेश्चन आया था, आयतन देकर के पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। तो आपको घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है आपके पास। कैसे होता है, सबसे पहले, और एक क्वेश्चन देखिए आपको गोले का पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी शिफ्टें लगी है ना उनमें गोले का क्वेश्चन आ ही रहा है। तो छोटी मोटी बातें हैं उनको याद रखो। सबसे पहले गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं समझा रहा हूँ आपको। गोले का आयतन होता है आपके पास है 4/3πr क्यों। क्या होता है आपके पास है 4/3πr क्यों, 2 से 3 बार बोलो मेरे साथ। गोले का आयतन 4/3πr क्यों। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास है 4πr²। 2 बार पढ़ लीजिए आंसर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², 4πr²। क्लियर है, थोड़ा बहुत तो याद हो ही गया होगा। अब इसका मान आपको इतना दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आर का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, बस आंसर ही आंसर है उसके बाद, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास है, सर ये है हमारे पास है 4/3 और पाई का मान कितना आपके पास है 22/7। कितना है आपके पास है 22/7। देखिए जरूर पढ़ के जाए, क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। अब आर की घात क्या है आपके पास है, सर आर की घात 3 है। आप ऐसे कैसे लिख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 38,808। काटा पीटी कर लीजिए आप, 11 से काटिए कितनी बार कटेगा आपके पास है 2 बार। 11 से काटिए आप इसको, 11 भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 11 भाग जैसे 3 बार जाएगा फिर कितनी बार जाएगा आपके पास है, सर ये चला गया आपके पास है कितनी बार, 5 बार। देखिए 11×3 = 33, कितना बच जाएगा आपके पास 58। तो फिर सर 2 बार चल जाएगा और फिर कितनी बार चल जाएगा, इतनी बार, ठीक है।
फिर आपको क्या करना है, फिर सर कुछ नहीं करना है, आपको वापस से काट दीजिए, 8 हो जाएगा और 8 से काटिए इसको, 8 से काटोगे तो 8 चौको 32, कितना बच जाएगा आपके पास 3, 8 चौको 32 और एक बार, इतनी बार कट गया। अब आर की घात 3 का मान क्या हुआ सर, आर की घात 3 का मान हो जाएगा आपके पास है 441। ये बताइए मुझे आप 441 क्या होता है, 21 की घात 2 होता है कि नहीं होता है भाई, 21 का ही वर्ग होता है ना, और गुणा का निशान, ये कितना आपके पास है सर, ये हमारे पास है 21 है। तो आर की घात 3 का मान 21 इंटू 21 इंटू 21 है, तो आर का मान क्या हमारे पास है 21 नहीं आ जाएगा। बिल्कुल सर, इस तरीके से हमने यहाँ से आर का मान निकाल लिया है। अगर आपने आर का मान निकाल लिया तो इसमें आर का मान लिख दो, आंसर ही आंसर है, इतना ही तो करना है। तो आप ये कह सकते हो 4, ये हो जाएगा आपके पास है 22/7 इंटू आर का मान कितना आपके पास है 21 इंटू हो जाएगा आपके पास है 21। कितनी बार कटेगा आपके पास है सर, ये कट जाएगा हमारे पास है कितनी बार, 3 बार। ये हो जाएगा आपके पास है 88, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 63, 88 इंटू 63 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करने का क्या तरीका है आपके पास है सर, ये 88 है और ये 63 है, गुणा करने का ये तरीका है, इसको इससे गुणा करिए कितना आएगा 4, हासिल की कितनी लग जाएगी 2, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 24, 48 24 72 और 2 74, हासिल कितनी लग जाएगी 7, ये देखिए 48 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास में 55, तो 5544 किस ऑप्शन में आपके पास है 5544, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए, गलती से भी अगर आपने ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए तो आप मेरिट में रह सकते हो, क्योंकि मैथ वैसे ही सिंपल आ रही है, उसमें भी कोई छोटा सा भी ऐसा क्वेश्चन आया और उसी को छोड़ दिया तो फिर आप मेरिट लिस्ट में पछताओगे, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, पहली 10 अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसे क्या करना है, पहली 10 अभाज्य संख्या का योगफल, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि हो सकता है कि आज आया तो कल भी ऐसा क्वेश्चन है, तो मैं कुछ पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, उन पॉइंटों को आप ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं सर, अभाज्य संख्या वे होती है जिनकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, 2 से करते हैं। आप कहोगे सर ये कौन सी डेफिनेशन है, भाई अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन वे होती है सर जिनके 2 फैक्टर हो, या फिर दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं जिसमें एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से करते हैं हम सर, 2 से करते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरीके से फिर आगे तक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जो पॉइंट याद रखने हैं ना, वो कौन से पॉइंट याद रखने हैं, इसमें जो फिक्स पॉइंट होते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 25 तक सर कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो सर 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्या होती है ना, वो 9 होती है। यानी 1 से 25 तक एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या कितनी होती है, और दूसरा उनका योग कितना होता है, यानी कि संख्या कितनी होती है और उनका योग कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सर 1 से 25 तक जो संख्या होती है ना, वो आपके पास है 9 होती है अभाज्य संख्या। कैसे होती है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगली अभाज्य संख्या 29 हो जाएगी, जो 25 से ज़्यादा हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो सर 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9 होती है, और इनका अगर आप योग करोगे तो ये 100 होता है। आप इन सबको जोड़ लीजिए आराम से, लेकिन सीधे रटना है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है सर, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9 होती है, इनको अगर आप जोड़ोगे तो योग कितना आएगा आपके पास है 100 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये कह सकते हो 1 से 50 तक, अब लिख दीजिए फटाफट 1 से 50 तक कितनी होती है सर, 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है ना, वो कितनी होती है आपके पास है, वो 15 होती है। कितनी होती है, 15 होती है। योग कितना होता है, थोड़ा वेट करें आप। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है सर, 1 से 75 तक जो अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य जो संख्या है वह होती है आपके पास है 21। कितनी होती है आपके पास है, 21 होती है। इसी तरीके से 1 से और 100 तक कितनी होती है आपके पास है सर, 1 से और 100 तक जो अभाज्य संख्या है उनकी संख्या होती है आपके पास में 25। कितनी होती है आपके पास, 25। अब आपको इन सब का योग पता होना चाहिए कि इन सब का योग कितना होता है, इनका योग कितना होता है, इनका योग कितना होता है, और इनका योग कितना होता है। तो देखिएगा ये योग मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक बार देखिएगा। 1 से प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग होता है आपके पास है 100। प्रथम 9 का, प्रथम 9 भी कह सकते हैं, 1 से 25 भी कह सकते हैं, सेम बात है। प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं का कितना होता है आपके पास है 328। प्रथम 21 का कितना होता है 712, और प्रथम 25 का कितना होता है 1060। तो इधर लिख लीजिए आप, यानी सर ये हो गया हमारे पास है 328
और ये कितना हो गया आपके पास है 712, और ये कितना हो गया आपके पास है 1060। कहने का मतलब ये है कि सर इस लैंग्वेज को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं और इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9 होती है जिनका योग कितना होता है आपके पास है 100 होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या का योगफल कितना होता है तो 100। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हो कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, प्रथम 9 का तो कितना होगा 100। अब हम जरा इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन था ना पहली 10 अभाज्य संख्या का योगफल कितना है। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि सर प्रथम 9 का तो पता, हमको 10 का नहीं पता। प्रथम 9 का पता है, प्रथम 9 का कितना होता है हमारे पास है 100 होता है। और प्रथम 9 कहाँ तक होती है आपके पास है 25 तक। कहाँ तक होती है आपके पास हम 25 तक। तो 25 से आगे अभाज्य संख्या कौन सी है फिर सर 25 से आगे अभाज्य संख्या के लिए आपके पास है 29, तो एक और जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 129। ठीक है, लेकिन जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ऐसा आया था आपके पास, क्वेश्चन ऐसे आया था आपके पास है कि प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं का आपको क्या बताना है सर, हमको योगफल बताना है। तो मुझे आप ये बताइए कि आपको ये नहीं पता कि 1 से 50 तक कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 1 से 50 तक 15 होती है, यानी प्रथम 15 आ गई। यानी आप ये कह सकते हो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको कैसे करना है, पहले 1 से 50 तक निकालनी है, ठीक है, और उसमें प्लस कर देना 50 के आगे अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपके पास है सर 53 होती है। तो 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है ना उनका योग कितना होता है, जो कि मैं आपको लिखा चुका हूँ। कितना होता है आपके पास है योग, देखिए सर ये होता है आपके पास है 328। यानी कि प्रथम 15 अभाज्य संख्या का योग कितना होता है आपके पास है 328 है। तो हम क्या करेंगे इसमें 328 ऐड कर देंगे, बस 328 ऐड कर देंगे 53 में। तो ये हो गया आपके पास है 328 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 53, कितना आ जाएगा आपके पास है 1, ये हो जाएगा आपके पास है 8 और ये। तो आज का क्वेश्चन का आंसर ये है। तो आपकी हेल्प के लिए अगर कल आपका पेपर है तो आप इनको जरूर पढ़ के जाएं। हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले प्रथम 12 अभाज्य संख्या का योगफल कितना है, प्रथम 13 का कितना है, कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके माइंड को पढ़िए आप, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सभी क्लासों को आराम से पढ़ के जाए, और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है एग्जाम में, बस सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। सुमित और राजीव मिलकर एक काम को करते हैं, किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं। यानी सुमित और राजीव, आप ये कह सकते हो सुमित और राजीव दोनों मिलकर 20 घंटे में करते हैं। सुमित अकेला उसे 25 घंटे में कर सकता है, तो राजीव अकेला उसे कितने घंटे में करेगा। देखिए ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, ऐसे में एलसीएम फैल्सियम की जरूरत तो नहीं है आपको लेने की। ऐसे दो तो टपोरी क्वेश्चन होते हैं ना, उनको सीधे याद रखें कि अगर सर हमसे ये पूछा जाए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दिन में। ठीक है ना, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ए अकेले का समय दे रखा है, बी अकेले का दे रखा है, दोनों का पूछे तो ये फॉर्मूला। और किसी अकेले का पूछे, जैसे ए अकेला कितने समय में करेगा, तो सर अकेले का समय पूछे ना तो एक्स वाई अपॉन बट्टे में एक्स माइनस वाई आता है, ध्यान रखना। तो इसमें पूछ रहा राजीव अकेले, अकेले का समय पूछा है, तो राजीव का जो समय आएगा वो कैसे आएगा सर एक्स वाई, एक्स का मतलब पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है 20, दूसरी संख्या कितनी है 25, और यहाँ आपको इनका अंतर लेना है, इनमें से ये घटाओ कितना आएगा 5, 5 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है सर 5 बार। तो इस तरीके से आंसर कितना आएगा आपके पास है 100। किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन में। ठीक है ना, कितनी मैथ कमजोर क्यों ना हो, इन दोनों को आप आराम से याद रख के जाए। अगर आप चाहते हो 25 में से आप कम से कम 22-23 क्वेश्चन कल की एग्जाम में या आने वाले टाइम में सोल्व करके आओगे तो। आप देखिए क्वेश्चन को। अच्छा, एक ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है। आपके दोस्त ने एग्जाम दी है ना, तो उससे ज़रूर पूछिए इस फॉर्मूले के बेस पर आया था कि नहीं आया था। अब मुझे नहीं पता कि कोचिंग वाले आपको इसमें क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप ओनली फॉर 5 सेकेंड में बता दोगे। देखिए सीखिए, x का मान कितना है, इतना है, y का मान 111, z का मान कितना है 112 है। आपसे वैल्यू पूछिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। कभी भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आप एक शॉर्ट तरीके का यूज करिए। और शॉर्ट तरीका क्या है आपके पास है सर, ये है आपके पास है 9, और ये है आपके पास है b और d स्क्वायर,
बस आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा काम कर लीजिएगा। कभी भी अगर आपसे इसका मान पूछा जाए तो ये है 9, ये है b और ये है d स्क्वायर, 9bd स्क्वायर फॉर्मूले का यूज करें। 9 का मतलब क्या है, खुद 9 है, और b का मतलब क्या है सर, b का मतलब है 2 नंबर की संख्या। तो 2 नंबर की संख्या कौन सी है आपके पास है, 111 है, तो ये रहा 111। और d का मतलब क्या है सर, d का अर्थ है आपके पास है कि इनमें कितने का अंतर है, जैसे इसमें और इसमें कितने का अंतर है आपके पास है, 1 का, तो यहाँ से d का मान 1 आ गया। और ये किसका मान है सर, ये हमारे पास में b का मान है, बस आंसर आ जाएगा। यानी d का मान 1 है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 999। किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन में। ऐसे एग्जाम पास करनी है आपको। अगर ये क्वेश्चन आपको 9bd स्क्वायर से समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ये एक और क्वेश्चन मैंने आपकी सुविधा के लिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। इस क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप कमेंट्स में जरूर टाइप करिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, फिर मैं देखूंगा कि वास्तव में आप क्लासे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4 नंबर पे। कितने कर लिए क्वेश्चन सर, हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, तो 6 नंबर के क्वेश्चन पा जाइएगा। ये रहा आपके पास में क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी और 10% अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। आपको करना कैसे है, सबसे पहले आप देखिए टोटल वोट कितने आपके पास है, तो आप ये कहोगे सर 8850 है, इनमें से 10% खराब है, तो बच्चे कितने आपके पास है, 90/100। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने क्या कह रखा है सर, क्वेश्चन ने कह रखा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मिले, यानी कि ये जितने भी है ना आपके पास है ये वैध मत, इनके एक को 60% मिले हैं। तो आप ये बताइए दूसरे को इनके कितने मिलेंगे सर, दूसरे को 40% मिलेंगे। भाई क्लियर है कि नहीं ये बात, ये पूरे वैध है, इनको एक को 60% मिलेंगे तो दूसरे को 40% मिलेंगे। तो क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि आप ये बताओ कि उस दूसरे को कितने मिलेंगे, दूसरे को कितने मिलेंगे। मतलब सर इसका हमको कुछ नहीं करना, 40% निकालना है, तो 40 बट्टे कितना कर दोगे आप, 100। बस क्वेश्चन को सरल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करिए आप इसको। कितनी जीरो काटोगे बताओ, 20 से काटिए 2 बार, 20 से काटो कितनी बार, 5 बार। सर ये 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो कट जाएगी, 5 से ये जरूर कटेगा। 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 5 एकम 5, कितनी बार कट एक बार, कितना बच गया आपके पास है 3, 5 7 35 और 5 7 35, 177वां। सर 177 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 18 से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 18 7 कितना होता है 126, हासिल कितनी लग जाएगी 12। 18 7 कितना होता है 126, 126 और 12 कितना होता है सर, 126 और 12 138, हासिल की 13 लग जाएगी। 18 एकम 18, 18 और 13 कितना होता है 31। किस ऑप्शन में आपके पास है, ये बी ऑप्शन। ध्यान रखिए, हो सकता है कि कल को ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। एक बार फिर से लीजिए क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बार एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, और वैसे भी मैथ के क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं इस बार। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या कितनी है। यानी कि एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार हैं, अगर एक उम्मीदवार ने 80% प्राप्त कर लिए तो फिर दूसरा कितना करेगा, तो आप ये कहोगे सर दूसरे के पास 20% है। अब मुझे बताओ कि हार जीत कितने की है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि हार जीत आपके पास है 60% की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हार जीत 60% की नहीं है, हार जीत 4200 की है। कितने की है, 4200 की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर इस 60% का मान कितना है आपके पास है, इस 60% का मान 4200 है। आपको किसका मान निकालना है, आपको पूरे 100% का मान निकालना है, क्योंकि आपको कुल संख्या निकालनी है। और कुल संख्या की यूनिट कितनी होती है सर, ये फिक्स होता है हमेशा, परमानेंटली फिक्स होता है कि इसकी जो यूनिट होती है ना वो 100% होती है कुल की, हमेशा कितनी होती है, इतनी होती है। तो कितनी बार परसेंटेज और जीरो कट जाएगी, इससे कितनी बार कटेगा आपके पास है 700 बार, तो कितना आंसर आएगा आपके पास है 7000। आइए आप अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था। क्वेश्चन ऐसे था आपके पास में कि एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा था कि एक टोटल संख्या 24 दे रखी है, इसको आपको 2:3 में इसको बांटना था, किसमें आपको 2:3 में बांटना था। यहाँ संख्या दूसरी थी कोई,
संख्या थी आपके पास है 25 और इसको आपको 2:3 में बांटना था, बस कुछ नहीं करना था, इतना सा क्वेश्चन आया था। तो आप कैसे बांटते? सर 25/5 और पहले हिस्से के लिए 2 से गुणा, तो 10 आ जाएगा पहला हिस्सा। क्वेश्चन तो इतना सही आया था आपके, तो मैंने तो फिर भी आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट ले लिया है। मैंने ये ले लिया कि मान लो कि अनुपात ऐसे भिन्नों में आ जाए और फिर आपको संख्या पूछी जाए, तो आप कैसे बदलोगे? ठीक है, मतलब सॉरी, तो आप उसको कैसे बांटोगे? तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपको क्या करना है, इस अनुपात को सही बनाइए। तो इसको सही बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सर हमको इनका लघुत्तम लेना है पहले तो, और फिर लघुत्तम हट भी जाएगा। इनका लघुत्तम कितना आएगा आपके पास है? 30 आएगा। इसके बाद क्या करना, इस 5 का भाग सर इस 30 में दीजिए। 5 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 को 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है? 24। अनुपात का निशान। इस 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25। अनुपात। 10 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को आप 9 से गुणा करो, कितना आएगा आपके पास है? 27। ध्यान रखिए, अब हम लघुत्तम को नहीं लेंगे, लघुत्तम हटा हुआ मानेंगे, तो अनुपात ये आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। इस अंतर को आप यूनिट के हिसाब से भी निकालो। सर अगर हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर देखें ना यूनिट के हिसाब से, तो हमारे पास है 3 यूनिट अंतर आएगा। जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस 3 यूनिट का मान दिया है 12। तो आपको ये बताना है, वह संख्या ज्ञात करें जो न तो सबसे छोटी है न सबसे बड़ी है। मतलब बीच की संख्या निकालनी है यार। बीच की संख्या कितनी है आपके पास है? 25 है। तो कितनी बार कटेगा आपके पास है? 4 बार। तो बताओ देख कितना आंसर आएगा? 100। किस ऑप्शन में आपके पास है? इस ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, ये है, ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है, आप इस क्वेश्चन को भी जरूर पढ़िएगा। एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक छूट स्कीम में 5 पानी की बोतलें खरीदे और एक फ्री देता है। ठीक है, तो मुरलीधर द्वारा दी गई छूट कितने % है? कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अच्छी तरीके से दिमाग में ध्यान रखिए, ये जो फ्री वाली बोतल है ना वो इसमें जुड़ेगी। यानी कि आप ये कह सकते हो, सर मुरलीधर के पास टोटल बोतलें कितनी है? 6 बोतलें हैं, और फिर आपको फ्री कितनी मिली? 1 मिली। या फिर आप ये कह सकते हो, आपने टोटल 6 बोतल ली, 6 में से 1 तो आपको फ्री मिल गई। हमेशा बट्टे में टोटल आता है, जैसे 5 बोतल खरीदी, जितनी भी मुफ्त है, अगर वो कहता है कि 3 मुफ्त मिल रही है तो फिर आप जोड़ के यहाँ 8 कर देते हैं। अब वो कह रहा है आपको डिस्काउंट कितने का? 1 बोतल का डिस्काउंट है तो 1 का डिस्काउंट है। परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 100 से। सॉल्व कर दीजिए। वैसे पता है कि 1/6 का मतलब भी आप जानते होंगे, 16 से ही 2/3 होता है, कि जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। यह सॉल्व कर लीजिए। 2 से 50 बार और 2 से 3 बार, यानी कि 16 सही 2/3%, जो कि किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन लेसे मैसे का भी आ रहा है, मैंने भिन्नों के रूप में ले लिया, जबकि क्वेश्चन तो और भी इजी आ रहा है। अगर आपका क्वेश्चन भिन्नों के फॉर्मेट में आ जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, और आपसे एलसीएम पूछा है, तो इनका एलसीएम हम निकालते कैसे है? सर इनका एलसीएम निकालने का ये तरीका है, जो अंश दे रखा है ना, पहले आप अंश का क्या निकालोगे? एलसीएम। और बट्टे में फिर सर जो भी हर है ना, फिर हर का निकालोगे आप एचसीएफ या में से। मैंने कहा ठीक है निकाल लेंगे। तो अंश का एलसीएम कितना आएगा आपके पास? एलसीएम निकालने का तरीका देखिए लघुत्तम का। आप देखोगे इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, तो 1 का भाग सब में जाता है तो इसको हटा दो। 4 है, 4 का भाग 8 में जाता है तो 4 को हटा दो। मतलब जिनका भाग बड़ी संख्या में चल जाए तो छोटी को सबको हटाते जाओ। अब इनका भाग आपस में किसी का नहीं जा रहा, तो आप इनको गुणा कर दो। ये कितना हो जाएगा? 35। तो 35 × 8 करो आप। सर अगर हम 35 × 8 करते हैं तो देखिए, 8 पंजे 40, हासिल की 4 लग जाएगी आपके पास, 24 28, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर कि 280 आएगा आपके पास। ठीक है, और एच सी एफ यानी नीचे की संख्याओं का में से लेना है, तो नीचे सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3 है। तो आप वैसे ही देख लीजिएगा कि 3 का भाग इन सब में जा रहा है, तो इनका में से 3 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? जो कि ऐसे ऑप्शन में। ठीक है, ऐसे तसल्ली से क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से 23-24 क्वेश्चन राइट करके आना। एक और क्वेश्चन लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने मेरे हिसाब से डाला, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिले, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो जब से पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं तो इस क्वेश्चन को देखते हुए आ रहा हूँ कि हर साल एग्जामों में आता ही आता है। क्या पूछा है आपसे? सर इसने हमसे पूछा व्यतक्रमों का योग कितना होगा? व्यतक्रमों का योग कितना होगा, यानी कि सर व्यतक्रमों का योग निकालने का क्या फॉर्मूला है? अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आप व्यतक्रमों का योग बताइए, तो सीधा फॉर्मूला रट्टा मारें आप।
देखिए कुछ टीचर ये कहते हैं कि समझाओ स्टूडेंटों को, और फिर कोई चीज़ रटनी नहीं चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो चीज़ रटने की है ना, उससे रट्टा मार के सिलेक्शन ले जाओ, और जो चीज़ समझने की है समझ के सिलेक्शन ले जाओ। बस आपको लग रहा है कि यहाँ रट्टा मारना है सिलेक्शन के लिए, तो रट्टा मारो, चाहे वो मैथ हो चाहे वो साइंस हो, कुछ भी हो, ध्यान में रखना हमेशा। तो सर व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है हमेशा योग और बट्टे में होता है आपके पास है में से इंटू लेस है। में से इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है लेस से हो जाएगा। अब बताओ कि योग कितना है इसमें। सर देखिए योग आपको दे रखा है 55, और में से कितना है 5, लेस से कितना आपके पास है 120 है। तो आप ये कह सकते हो 55 बटे का कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 55 बटे 600 है ही नहीं है किसी ऑप्शन में। अच्छा कट रहा है ना, सॉरी इसको काट दो ना यार। 5 से कितनी बार कट रहा है आपके पास है 11 बार, तो 11 बटे 120, 11 बटे 120 किस में आपके पास है बी ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चनों को करना है आपको, ठीक है। क्या कहा मैंने आपसे, अगर आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो योग बटे में से इंटू क्या करना है आपको लेसे करना है। अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा आप, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी आया, 1 दिसंबर को भी आया था और 2 दिसंबर को पूछा गया है। तो कल के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ कि मैंने कल ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया था, ठीक है, क्योंकि टाइप तो किया था, लेकिन आपने देखा कि कल की सीरीज देखना आप, 12 के बाद में 13 या 14 एक क्वेश्चन गायब है, तो वो ये क्वेश्चन गलती से गायब हो गया था जब टाइप करवाया था। तो आप देखना कल की क्लासे देखिए, तो शायद 13 नंबर के बाद सीधे 15 नंबर पर पहुँच गए हम, मतलब एक सीरियल गायब है, तो वो ये क्वेश्चन गलती से छूट गया था और ये आज भी आ गया है। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का चिन्हित मूल्य कितना आपके पास है 1000 है। चिन्हित मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने की अनुमति देने के बाद एक दुकानदार को 300 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट कितना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना है। तो सर एसपी निकलेगा कैसे, सर 1000 रुपये उस पर लिखा हुआ है, और वो ये कह रहा है कि मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ, तो 20% का डिस्काउंट यानी 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 800 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य 800 है, और लाभ कितना दे रखा है आपको, सर लाभ दे रखा है हमको 300 रुपये का। तो मुझे आप ये बताइए, क्या आप यहाँ से क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते, सीपी नहीं निकाल सकते, कॉस्ट प्राइस। 800 रुपये में बेचते हो, 300 रुपये जेब में भी रखते हो आप, तो 500 में ही लेके आए होंगे इस वस्तु को, कितने में लेके आए होंगे 500 में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक काम करो, इस लाभ को परसेंटेज में बताओ, क्योंकि आप परसेंटेज में बता सकते हो कि लाभ हानि की कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, और बट्टा या डिस्काउंट की कैलकुलेशन अंकित मूल्य पर की जाती है। तो आप ये कह सकते हो सर इसने परसेंटेज में लाभ पूछा है, तो परसेंटेज में लाभ कैसे आएगा आपके पास है 300/500। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि सर की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो आपको क्या करना, डबल एक्स की स्पीड पे देख लीजिएगा आप क्लास को, क्योंकि ये उनके लिए है जो ये चाहते हैं कि मैं कम से कम मान लीजिएगा कि मैथ में 20-22 क्वेश्चन तो सोल्व करके आऊँ। आप चाहते हो कि सिर्फ रिवीजन करना है आपको, तो डबल एक्स की स्पीड पे देख सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीड मैंने सबको देखते हुए स्लो ही कर रखी है। ये क्या है आपके पास है, सर ये क्वेश्चन है आपके पास है एमडीएच जो फॉर्मूला होता है ना, सब टीचर पढ़ाते हैं, आप जानते होंगे एमडीएच फॉर्मूला क्या होता है। सर ये होता है आपके पास है एमडीएच फॉर्मूला, ये होता है एमडीएच और बट्टे में सर डब्लू होता है, और बराबर आता है आपके पास है M1D1H1, और ये होता है सर यहाँ पर W1 आ जाएगा। यानी सर जो कार्य जो मजदूरी जो रुपए कमाता है ना, वो तो नीचे आता है, बाकी ऊपर क्या आएगा, आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या या घंटों की संख्या, ये सब गुणा में आती है। कैसे आती है मैं इस क्वेश्चन से समझाता हूँ। 36 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हुए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो आदमियों की संख्या कितनी है आपके पास है 36 है, दिनों की संख्या कितनी है 10 है, घंटे कितने आपके पास है 6, बस काम खत्म है। कार्य एक दे रखा है, कार्य दे नहीं रखा है तो कार्य को आप छोड़ दीजिए, जो डेटा नहीं दे रखा है ना उसको छोड़ देना हमेशा ही। ये क्वेश्चन भी आया था, ध्यान में रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, आज की एग्जाम में आए वो क्वेश्चन है। बराबर बराबर है सर, तो बताइएगा 24 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन करते हो, उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि हमसे किसका मान पूछा D2 का। काम तो कुछ है ही नहीं है, तो काम बट्टे में कुछ नहीं लिखोगे आप, काट दीजिए। 9 से कितनी बार काटोगे आप, सर 9 से ये 4 बार, ठीक है भाई। और ये 24 से देखो ये 24 कट जाएगा, तो आप ये कह सकते हो दिन का मान कितना आएगा आपके पास है 10 दिन। किस ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन में। क्लियर है।
अगले क्वेश्चन को देखिए। अगर कोई क्वेश्चन कम समझ में आता है तो मैं आपसे कहूँगा आप रिपीट करके ज़रूर देखें। मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो थोड़ा आराम आराम से इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर एक आदमी 6 पेंसिल को 5 रुपए में खरीदता है और 5 पेंसिल को 6 रुपए में बेचता है, लाभ प्रतिशत होता है। मैं एक शानदार सा तरीका बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। आपको क्या करना है, यहाँ पर तो लिखना है सीपी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस सीपी, और यहाँ लिखोगे आप एसपी, और जैसे क्वेश्चन ने दे रखा है वैसे लिखो। एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदता है, रुपए हमको पहले लिखने होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर कि 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए में 5 बेचता है। 6 रुपए में कितनी बेचता है, 5 बेचता है। ऐसे ही जमाना है एग्जाम में, सीपी लिखना 5 रुपए में 6 खरीदता है, एसपी लिखना 6 रुपए में 5 बेचता है। हमेशा ध्यान रखिए क्रॉस गुणा करने का ये रूल है कि पहले गुणा ऐसे किया जाता है। तो ये कितना हो गया आपके पास में 25, और ये कितना हो गया आपके पास में 36, यानी क्रय मूल्य के सामने कितना आपके पास में 25, विक्रय मूल्य के सामने कितना 36 है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि आपको 11 रुपए का लाभ है। 11 का क्या है, लाभ है। क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसको परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में लाभ कैसे निकलेगा आपके पास है सर, परसेंटेज में लाभ ऐसे निकलेगा, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा किससे करना है, 100 से। तो इस तरीके से ये 4 बार कटेगा तो आंसर कितना आएगा आपके पास है, 44%। किस ऑप्शन में आपके पास है, आपके पास डी ऑप्शन में है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा आप। ये रहा आपके पास है, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है एग्जामों में। क्वेश्चन क्या, अब हो सकता है कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैलकुलेटिव मान रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास हम 0.06 और 54 के ऊपर ये लाइन खिंची हुई है जिसको हम बार बोलते हैं, का सही व्यंजक कितना है। तो देखिए ये जो कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। पहले जितनी भी संख्या लिखी हुई है ना, दशमलव के बाद पूरी संख्या लिख लो। पूरी संख्या कितनी है आपके पास है सर, पूरी संख्या ये रही, इसमें से माइनस कर दो। कितना माइनस कर दो, ये खुद कह रहा है ना माइनस किस में से इसमें से माइनस कर दो 6 को, तो ये -6। यानी सर पहले पूरी संख्या लिखो और जिसके ऊपर लाइन नहीं खिंची है, कितने भी अंकों उनको माइनस करना होता है। जिनको ऊपर लाइन नहीं खिंची उनको क्या करना होता है, माइनस। फिर क्या करना है, बटने में सर कितने अंकों के ऊपर लाइन है उतने तो 9 लगा दो आप, और कितने के ऊपर लाइन नहीं है उतनी 0 लगा दो आप। तो आप ये कह सकते हो सर 1 अंक 2 अंक, अंक में काउंट होगा ये ध्यान रखना। तो 2 तो लगाओगे आप 0, 2 तो क्या लगाओगे 0, और 2 के ऊपर लाइन खिंची हुई है तो 2 9 के अंक लगाओगे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, पहले पूरे अंक लिखने हैं। पूरे अंक कितने आपके पास हैं, 0 54, माइनस कितना करना है, बिना भार वाला अंक, भार वाले अंकों के बराबर 9 और बिना भार वाले अंकों के बराबर 0। बस आंसर आपका आ गया, बस काटा पिटी कर लीजिए, नॉर्मल काम है वो तो आप ये कह सकते हो सर ये हो जाएगा आपके पास है 648 और बट्टे कितना आपके पास है, इतना है। किससे काटना चाहोगे बता दीजिएगा। सर हम एक काम करते हैं, क्या ये 11 से कट जाएगा, 11 से तो नहीं कटेगा, 9 से ज़रूर कटता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि अंकों का योग कितना हो रहा है, बिल्कुल 9 से कटेगा। सर 9 से अगर हम इससे काटते हैं तो ये 1100 बार कट जाएगा। 9 से काटिए, 9 7 63 और 9 दूनी का 18। ठीक है, फिर किससे कटेगा, वापस से ये हमको दिखाई दे रहा है 4 से कटता हुआ, या फिर 8 से कट जाएगा लास्ट के, 4 से काट लेते हैं अपन। अगर सर 4 से काटोगे तो ये 18 बार कटेगा आपके पास, 18 है ऑप्शन, बिल्कुल 18 है। और 4 से इसको काट दीजिए, 4 2 और 5। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप डी में, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है, कल भी आया था, आज भी आया आपके पास। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपके पास, 50 लड़कों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन जोड़ा जाए तो नया औसत 52.5 किलोग्राम हो जाता है। शिक्षक का वजन बताइए। देखिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 40 लड़कों का औसत वजन 52 किलो है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक लड़का 52 किलो का है। प्रत्येक लड़का कितना किलो का है, 52 किलो का है। तो ठीक है, अगर मान लीजिए 52 किलो का एक और आदमी आ जाता तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 41। तो 41 का औसत भी कितना रहता, 52 ही रहता भाई, 41 का 52 रहता। 2 41 41 के आ जाते तो 42, 42 का औसत भी 52 ही आता। लेकिन क्वेश्चन ये कहा है कि औसत इस बार बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 42 52.5 हो गया, मतलब 0.5 kg बढ़ गया। तो आपसे पूछा कि शिक्षक का वजन कितना है। इसका मतलब सर फिक्स है कि शिक्षक का जो वजन आएगा ना, वो इस 52 kg से तो ज़्यादा आएगा।
52 kg का खुद आता वो तो उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और अगर 52 kg से कम आता तो ये कहता कि औसत कम हो गया। मतलब ये तो कन्फर्म है कि शिक्षक आया तो बड़ा है। अब कितना बड़ा आया सर, वो 0.5 kg, आधा किलो ज़्यादा बड़ा आया। कितने कैंडिडेटों पर आया है, 41 कैंडिडेटों पर, यानी कि 40 तो पहले कहते हैं, खुद शिक्षक आ गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए पहले से औसत कितना था सर, 52 था, 52 प्लस, प्लस क्यों किया, क्योंकि वृद्धि हो रही है। अगर वो कहता कि औसत कम हो जाता तो यहाँ माइनस का निशान आ जाता। कितने की वृद्धि है, 0.5 की, कितने पर है, 41 पर। सरल कर दीजिए आप इसको, यानी 52 प्लस आप कह सकते हो 41 का आधा कितना होता है आपके पास, 20.5, तो इसमें 20 जोड़ दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर, 72.5। किस ऑप्शन में आपके पास है, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन को सरल करना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा आप, 17 नंबर पर। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सुविधा के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का एक साथ ही ले लिया है कि 3 क्वेश्चन और बढ़ते, उसकी वजह मैं चाहता हूं कि एक ही क्वेश्चन में आपको सिखा दूंगा, क्योंकि हर शिफ्ट में बहुलक ही बहुलक पूछा जा रहा है। हो सकता है कि कल उसका दिमाग खराब हो जाए, माध्य पूछ लें या माध्यिका पूछ लें। देखिए सबसे पहले हम इसमें माध्य निकालते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग बताना है आपको। पहले तीनों चीज़ें निकालो। सबसे पहले देखिए माध्य का मतलब क्या होता है सर, माध्य या फिर औसत, बात एक ही है, माध्य या फिर औसत। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों को एक बटा राशियों की संख्या। अगर छोटे मोटा डेटा दे रखे हैं ना तो आप सीधे राशियों को एक बटा राशियों की संख्या लगाओ, और अगर थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है तो आप इसमें डेविएशन रूल लगा सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी औसत मानो और फिर कंपेयर कर लो कौन कितना छोटा बड़ा है, ऐसे करो। लेकिन देखो 25-25 वैसे ही जोड़ सकते हो आप, 25-25-25 75, 75 और 80 90, 110, 110, और ये कितना हो जाएगा 145, 145 और 9 कितना होता है 154। यानी सर हम ये कह सकते हैं 154, और बाकी इसका देना है 1 2 3 4 5 6 7 का, 7 का भाग दे दीजिए, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, यानी कि माध्य आपके पास में 22 आ गया। माध्य कितना आ गया आपके पास में, 22 आ गया, ठीक है। अब माध्यिका कैसे निकाली जाती है सर, माध्यिका निकालने का ये तरीका है कि इसको आप बढ़ते क्रम में लिखो चाहे घटते में लिखो, लेकिन बीच की संख्या आपका आंसर होता है। तो हम एक काम करते हैं, बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहला अंक कौन सा है आपके पास है सर, पहले आपके पास है 9 आएगा, फिर कितना आएगा आपके पास 15, फिर कितना आएगा 20, फिर कितना आएगा 25, 25 3 बार है तो 3 बार ही लिखना पड़ेगा, और फिर लास्ट में कितना आपके पास 35। एक बार काउंट जरूर करें आपकी पूरे डेटा लिखे कि नहीं लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल। इसके बाद ही क्या करना है, माध्यिका निकाल रहे, ध्यान रखिए कट्टम कट्टी खेलनी है। इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, सब कुछ काटो, तो बचा क्या आपके पास है सर, बीच की जो संख्या बची है ना वही आपकी माध्यिका कहलाती है। यानी आप ये कह सकते हो कि 3 इधर से छोड़ा, 3 इधर से छोड़ा तो बीच की संख्या माध्यिका है। अब आप ये कह सकते हो, मान लीजिए सर हमारे पास है 10 संख्या होती, 1 2 3 4 5 6, अब इसकी माध्यिका कैसे निकालते, क्योंकि आप 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, अब बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर आपको अच्छे से पता है इनके बीच में कितना आता है, 3.5 आता है, तो 3.5 इसकी माध्यिका होती। या फिर जो दोनों संख्या है ना, दोनों संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, आप माध्यिका आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन की माध्यिका कितनी आ गई सर, इस क्वेश्चन की जो माध्यिका है ना आपके पास, वो हो गई आपके पास है 25। अब आपको इसका बहुलक भी पता करना है। क्या पता करना है, बहुलक। बहुलक कैसे निकालोगे आप सर, बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या ज्यादा बार बारंबारता के रूप में रिपीट हुई है। जैसे इनमें देखो आप, सबसे ज्यादा कौन है, 25 है, तो 25 ही इन सबका बहुलक है। 25 इन सबका क्या है, बहुलक है। क्वेश्चन ये चाहता है कि आप एक काम करो, इन सबका टोटल बताओ, योग बताओ कितना है, तो 25 और 25 50, और ये 72। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि डी ऑप्शन है। उम्मीद कर रहा हूं कि कल को माध्यिका, माध्यिका का या बहुलक का क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करोगे। ज़्यादा गहराई नहीं पूछी जा रही है, बस इतना ही सब कुछ पूछा जा रहा है। आप आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक समचतुर्भुज का भी क्वेश्चन था, प्रॉपर तो नहीं बताया स्टूडेंट ने, लेकिन पूछ रहा था कि सर समचतुर्भुज है, कुछ भुजा पूछी है, तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन हो, ठीक है। लेकिन था समचतुर्भुज का
ये कन्फर्म था क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग इतना है तो समचतुर्भुज की भुजा का माप बताइए। देखिए समचतुर्भुज किसे कहते हैं सर, समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए है, प्रत्येक भुजा आपके पास है समान है। समचतुर्भुज का मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। आप ये बताइए भुजाओं के वर्गों का योग यानी कितनी भुजाएं आपके पास है सर, टोटल आपके पास है 4 ए है ये भुजाएं। अब ये कह रहा है कि इन भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो किसके बराबर है आपके पास है सर, 1600 के बराबर है। देखिए हमने क्या किया सर, भुजाओं के वर्गों का योग, आप या तो ऐसे कर लो कि भुजा का वर्ग कर लो, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भुजाओं के वर्गों का योग कितना हो गया, 4 ए स्क्वायर हो गया ना आपके पास। और ये किसके बराबर है आपके पास है, 1600 के बराबर है। कितनी बार कटेगा आपके पास है सर, ये हमारे पास है कट जाएगा कितनी बार, 400 बार। तो ए का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 20। तो करेक्ट है क्योंकि ए स्क्वायर का मान इतना है तो ए का मान 20 आएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे करना क्वेश्चन को। ठीक, भुजाओं के वर्गों का योग करना तो पहली भुजा इसका वर्ग करो इस तरीके से, 4 ए स्क्वायर का मान इतना तो ए का मान 20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा आप, ये टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ भी रहा है। आया 2 साल का था, मैंने आपको 3 साल का दे दिया है। 12,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होने पर ब्याज कितना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो करना कैसे है क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना सर। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ना, हमेशा दर से सरल होता है। जो भी दर दे रखी है ना उसकी आप भिन्न बनाओ पहले। तो 10% की भिन्न कितनी होती है सर, 10% की भिन्न तो सिंपल है आपके पास है, 10% की जो फ्रैक्शन होती है ना वो 1/10 होती है। अब इसके बाद जैसे ही आप इसको ये फ्रैक्शन के रूप में बनाओगे, आपको भिन्न को पढ़ना भी आना चाहिए कि भिन्न को पढ़ते कैसे हैं। कैसे पढ़ते हैं, ये 10 का क्या नाम है सर, ये हमारे पास है मूलधन है, प्रिंसिपल है। ठीक है, और ये एक क्या है हमारे पास है, ये हमारे पास है ब्याज है। एक क्या है हमारे पास है, ब्याज है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आप ये कह सकते हो एक तरीके से, देखिए क्लियर चल रही है ना क्लास, ठीक है। अब क्वेश्चन को आपको ऐसे जमाना है कि सर 10 रुपये मूलधन था, उस पर 1 रुपये का ब्याज, तो कितना हो गया आपके पास है, 11 हो गया। ऐसे इसको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है क्योंकि 3 साल है। कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है क्योंकि 3 साल है, चाहे तो 3 आप पावर भी लगा सकते थे। तो ये 1000 हो गया आपके पास है और ये हो गया 1331। अब ये क्या था आपके पास सर, ये प्रिंसिपल है और ये हमारे पास अमाउंट है, मिश्र धन है। भाई 10 रुपए की राशि पर 1 रुपये का ब्याज लगा तो वो राशि 11 हो गई, तो 11 का नाम तो मिश्र धन है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सर ये जो 1000 है ना आपके पास है, ये तो मूलधन है, यानी कि ये क्या है आपके पास है, प्रिंसिपल है। और ये क्या है आपके पास है सर, ये हमारे पास है अमाउंट है, मिश्र धन है। यानी इतने रुपए की राशि इतनी हो गई, तो 331 रुपये का क्या मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी सर ये हमको ब्याज मिल रहा है। और क्वेश्चन ने कहा कि आप ब्याज ही बताइए, यानी कि आप ये कह सकते हो इसका आपको मान निकालना है। और 12,000 रुपये मूलधन दिया है, यानी आप ये कह सकते हो इसका मान आपको दिया है। किसका मान दिया आपको, इसका मान दिया, इस यूनिट का मान निकालना है। तो कर दीजिए सरल। 1000 का मान कितना दिया आपको, 12,000, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 331 से। 3 जीरो से आप 3 जीरो काट दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास है, देखिए 12 एकम 12 हासिल किए, 12 तिया 36 और 1 37, 12 तिया 36 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास है सर, 36 और 3 39। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है डी ऑप्शन में। तो ऐसे तसल्ली से क्वेश्चन सॉल्व करिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप डी के। आप फिर से लीजिएगा एक और क्वेश्चन, ये आयु संबंधी का, आयु संबंधी के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, सी की वर्तमान आयु बताओ। आपको कुछ नहीं करना, पहले ए की आयु निकाल लो, बस पहला काम तो ये करना है। तो ऐसा ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक तरीके से यूनिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं, तो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है सर, ये हमारे पास है ए है और ये बी है। 7 अनुपात कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है। अब से 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास है, 8:9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस बात को ध्यान रखिए कि ये कौन सा है आपके पास है, प्रेजेंट है, वर्तमान है। काफ़ी बार यहाँ कुछ नहीं लिखता है, तो अभी आपको वर्तमान ही माननी है।
अब उसने ये कहा कि अब से 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। लेकिन आप ये देखिएगा कि पहले इतनी थी, इतने से कितनी हो गई, इतनी। यूनिट के हिसाब से कितनी बढ़ रही है सर? अगर हम बात करें ना तो 1 बढ़ रही है यूनिट के हिसाब से। तो 1 यूनिट का मान कितना है सर? 1 यूनिट का जो मान है ना हमारे पास में वो 6 साल है। क्या ये बात क्लियर है आपकी? 1 यूनिट का मान 6 साल है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या है आपके पास है, समान है। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि मान लीजिए सर इनका अंतर समान नहीं होता तो क्या करते हैं? तो आप इनका अंतर समान करके भी लगा सकते हो, या फिर एक और तरीका है उससे भी आप कर सकते थे। ये तो क्या थोड़ा इजी पड़ गया क्वेश्चन आपका कि सर इसका अंतर समान है, तो पहले तो आप इसी को समझ लो। देखिए सर, इनका अंतर कितने का है? 1 यूनिट का, यानी 1 यूनिट किसके बराबर है? 6 साल के। अगर 1 यूनिट 6 साल के बराबर है तो पहले आप ए की उम्र निकाल दीजिए। ए की उम्र कितनी हो जाएगी? वर्तमान उम्र हो जाएगी सर 42 वर्ष। क्या कोई दिक्कत है क्या? 6 को हमने इससे मल्टीप्लाई करते ही 42 वर्ष हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक सी की आयु है, तो सी की आयु बताओ कितनी है? तो सर अगर हम सी की आयु की बात करें, यहाँ लिख लो बेचारे सी को। सर 42 का तो वो था, इससे 10 वर्ष अधिक है तो कितना है? 52। अच्छा, पूछ ही लिया क्या सी की वर्तमान आयु? बस, तो ये आंसर ही आ गया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा होता, ये 7:8 है, ठीक है, और ये 8 कितना 5 होता है यहाँ मान लीजिए, और अब आप ये कहते हैं कि सर इसमें क्या है कि इसमें तो 1 का अंतर है, इसमें अंतर है 3 का है, तो अब क्या करते हैं? तो फिर एक तरीका तो यह है कि आपको क्या करना है, दोनों जगह 6 यहाँ लिख दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और फिर क्वेश्चन को सरल कर दो आप। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में लगा के बता देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई लगता कैसे है। यानी कि आपको क्या करना है, जो भी समांतराल है ना उसको आप यहाँ रिपीट करो 6 को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, सर इसको तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 64, और ये कितना हो जाएगा? 63। आप बताइए 64 में से 63 घटाओगे तो कितना आएगा? देखिए वापस से लिखे, क्या इसी में हो जाएगा? नहीं गपड़ सको। देखिए सर, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि ये 7:8 है, ये 8:9 है, तो ये 6:6 ऐसे लिखना आप। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? इसको इससे, इसको इससे, यानी 64 में से 63 जाएगा तो 1 बचेगा, इसको इससे, इसको इससे। आप ये कह सकते हो ये 54 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, कितना आएगा आपके पास? 6। तो बड़ी राशि बटे छोटी राशि, जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई करिए, इसका मान निकालना इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 42 वर्ष आपके ऐसे आ गया। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका अंतर समान हो या अलग हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया, प्रतिशतम वृद्धि बताओ। स्पष्ट दिख रहा है। देखो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप इनका रेशियो भी ले सकते हो, जरूर नहीं है कि घटाए। कैसे ले सकते हो? सर एक काम करिए, ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए 5 बार, 5 से काटिए कितनी बार? 6 बार। अब राशि क्या है सर? 5 से राशि कितनी हो गई? 6। कितने की वृद्धि आपके पास है? 1 की। क्वेश्चन ये चाहता है कि इसको परसेंटेज में बताओ, तो 1/5 मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। कितना आएगा आपके पास? 20%। क्लियर है आपके पास? ठीक है ना? ये लीजिएगा, इसका चतुर्थ अनुपाती पूछा है। ध्यान रखिएगा, कभी भी मैंने आपको पहले भी बताया 3 अनुपात पूछता है। अगर आपसे ये पूछता है कि तृतीय अनुपाती कितना है, तृतीय अनुपाती लिख देता हूं मैं यहाँ, पता लग जाएगा थर्ड अनुपाती। थर्ड अनुपाती लगे तो पहली संख्या का भाग देना है। अगर आपसे पूछे कि चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ पूछे तो अभी आपको पहली संख्या का भाग देना है। और अगर आपसे पूछे मध्यानुपाती, क्या मध्यानुपात, तो मध्यानुपाती अंडर रूट में a गुणा b ले लेना। ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या। अब देखिए सर तीसरी पूछे तो भी पहली संख्या का भाग, चौथा पूछे तो भी पहली संख्या का भाग, लेकिन पहली संख्या का भाग दोगे किस में? सर तीसरा पूछे ना तो पहली संख्या का भाग दोगे बी को 2 बार लिख के, दूसरी संख्या को डबल बार लिख के, तो क्या हो गया? b²/। अगर चौथा अनुपात पूछे ना तो सर बी और सी, यानी पहली संख्या का भाग दे दो दूसरी और तीसरी को गुणा करके। यानी कहने का मतलब क्या है, तृतीय अनुपात पूछेगा तो 2 संख्या दी हुई मिलेगी, मध्य अनुपात पूछेगा तो 2 संख्या दी हुई मिलेगी, लेकिन चौथा अनुपात पूछेगा तो 3 संख्या दी हुई मिलेगी, जैसे कि इसमें दे रखा है। यानी कि सर ये तो कन्फर्म हो गया कि हमको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके इसका भाग देना, बस हमारा चतुर्थ अनुपाती आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो चौथा अनुपाती कैसे आएगा सर? दोनों संख्या को गुणा करके, दोनों संख्या कितनी आपके पास है? 1/168 और गुणा कर दीजिए 1/150।
और भाग किसका देना है इसमें, 1/72 का देना है, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, या तो ये कह दो कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, या फिर कैसे काटते हैं यहाँ से। देखो पहले मैं ये बता देता हूँ, बाह्य पदों का गुणनफल इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो ये 1 × 1 कितना हो जाएगा आपके पास है 72, ठीक है भाई। और इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 168 × 150, इसको काट लो। या फिर आजकल स्टूडेंट इतनी मेहनत नहीं करते हैं, वो सीधा ही काटते हैं। कैसे काटते हैं सर, इसके हर से इसके हर को काट दीजिए। किससे काटना चाहोगे आप बताओ। सर हम एक काम करते हैं, इसको 8 से काटते हैं। 8 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 8 से ये 21 बार कटेगा। 8 से कितनी बार कटेगा 9 बार। 3 से काटो कितनी बार कटेगा 7 बार। 3 से कितनी बार कटेगा 3 बार। 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास 50 बार। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 1/350, बस यही आपका आंसर है 1/350। और या फिर ऐसे जमा के काट लो, वही बात पड़ रही है। देखो वापस काटिए, किससे 8 से काटा था 9 बार। 8 से कितनी बार कटा गया था 21 बार। 3 से 3 बार। 3 से 7 बार। 3 से 50 बार। तो आप ये कह सकते हो 1/350, आप जैसे चाहे वैसे कर लो। या तो लगा लो कि सर आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, मैथ ज़्यादा कमजोर है तो पहले बाह्य पदों का गुणनफल ऊपर लिखना, फिर आंतरिक पदों के गुणनफल को नीचे लिखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन किसी, अच्छा ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ इसमें संख्या चेंज हो सकती है। पूरे एनटीपीसी निकल गए, पूरे आरपीएफ सब निकल गए, सब में ये क्वेश्चन चला इस बार। रेलवे ने इस क्वेश्चन को एक तरीके से गोद ले लिया। ध्यान रखिए, किसी वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्व्याह को 14% की हानि होती है। यदि मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचे तो लाभ प्रतिशत बताइए। अगर आपका आंसर मान लो 100 से ऊपर आया तो वो लाभ है, और 100 से नीचे आया तो हानि है। लेकिन जमाना कैसे क्वेश्चन को मैं आपको जमाने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले बताइए 4/10 पर बेचने पर वो कह रहा है 17% की हानि है। 4/10 का मतलब कितना होता है सर, 4/10 का मतलब होता है 4/10 और गुणा कितना होता है आपके पास है 100, 1 0 से 1 0 खत्म। सर इसका मतलब 40% होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या क्या कह सकता हूँ सर, 40% पर वस्तु बेचने से उसको 17% की हानि होती है। 17% का मतलब वस्तु कितने में जा रही है, 83% पे जा रही है। क्लियर है। 40%, एक मिनट सही है ना, विक्रय मूल्य का, हाँ 40% पर बेचने पर 17% की हानि होती है। तो 40% किसके बराबर सर, 83 के बराबर है। तो आपको मान किसका निकालना है सर, 88% पर बेचना है, तो 88% का आपको मान निकालना है। एक बार फिर सुनिए क्वेश्चन को, ऐसे जमाइएगा सर, 40% अगर मान लीजिए 17% आने के बराबर है, तो आपको ये बताना है कि 88% किसके बराबर होगा। 40% 17% आनी, तो 88% कितना। अब ये देखिए 100 से कितना कम है 17, इसका मतलब हानि हो रही है। अगर इसका आंसर 100 से बड़ा आया तो 5 बड़ा आएगा तो 5% का लाभ, 6 बड़ा आया तो 6% का लाभ। चाहे तो ऐसे सरल कर लो चाहे ऐसे कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप काट लीजिए इसको। सर अगर हम काटेंगे तो देखो ये परसेंट ही आएगा इसके पीछे भी, इसलिए 1% बच जाएगा आपके पास। सर इसको 8 से काट दीजिए 5 बार, और 8 से काट दीजिए इसको, कितनी बार कटेगा आपके पास 11 बार। 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 3 33, हासिल की 3 88, और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 91। भाग किसके देना है आपको 5 का। 5 का भाग देने का सिंपल तरीका क्या है, ऊपर की संख्या को डबल करो, तो डबल हो गई ऊपर की संख्या आपके पास है। और डबल करके सर एक अंक छोड़ के दशमलव हम लगा देते हैं। अब देखिए कितना आंसर है 182.6, तो 100 से कितना ज़्यादा आपके पास है 82.6% ज़्यादा है। बस यही आपका आंसर है, ये आपका लाभ है, ठीक है। 5 का भाग इसमें दिया तो आंसर कितना है 182.5, ठीक है ना। ऐसे करना है क्वेश्चन को। 40% इतने के बराबर है तो 88% कितने के बराबर होगा, समझना ऐसे। आइए आप अगले क्वेश्चन पे, ये रहा 24 नंबर का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। देखो मैं आपसे ये कहूँगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 2 स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन पी से क्यू तक की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। मतलब ये है क्वेश्चन, ये पी है और ये क्यू है, और एक ट्रेन है ना पी से क्यू तक 40 की स्पीड से जाती है,
40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, और वापस जितनी जाती है उतनी ही आ जाती है, और आते टाइम कितने की स्पीड से आती है सर, इतने की स्पीड से आती है। यानी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें वह ट्रेन समान जाती है और फिर समान ही आती है, जितनी जाती है उतनी ही अगर वो आती है, तो आपसे औसत चाल का फॉर्मूला पूछता है हमेशा वो, या औसत चाल पूछता है, तो औसत चाल का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, तो आप जरूर याद रखें 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। अगर ये फॉर्मूला कब लगता है औसत चाल का, सर ये फॉर्मूला जब लगता है जब से P से Q तक जाना है और फिर Q से P तक आना है, तब लगता है। अगर मान लो आप ये कहोगे सर P से Q तक, Q से R तक चला गया, तो फिर कुल दूरी बटे कुल समय लगाओगे, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको कल वाली क्लास में करवाया है सॉल्व, वहां जरूर देख लीजिएगा। ये 2 x का मतलब पहली चाल, y का मतलब दूसरी चाल, और बटे में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आप ये कह सकते हो 24 का डबल 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। आइएगा आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके पास है लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, 25 नंबर का क्वेश्चन किसका है आपके पास है सर, सरल ब्याज का भी एक क्वेश्चन आया था, सरल ब्याज का ही है। एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, वह धनराशि कितनी है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है सर, क्वेश्चन आपसे मूलधन पूछना चाह रहा है, दिया हुआ क्या है सर, मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ सरल ब्याज को आप अच्छी तरीके से देखोगे ना, तो इसमें कुछ यूनिट फिक्स है, वो उनको याद रखो। देखिएगा ये जो मूलधन होता है यानी कि प्रिंसिपल है, तो मूलधन की जो यूनिट होती है ना, वो आपके पास है 100% होती है। ये क्या है आपके पास है सर, ये हमने इनकी यूनिट बना ली है, क्या बनाई है, यूनिट। मूलधन की यूनिट कितनी होती है 100%, ठीक है। और जो ब्याज होता है ना, ब्याज की यूनिट कितनी होती है सर, R/T%, ठीक है। ये ब्याज की यूनिट होती है, यानी ब्याज आता है इससे R/T% से, लेकिन आता किस में, यूनिट के फॉर्मेट में आता है, इकाई के फॉर्मेट में आता है, आंसर नहीं आता, वो यूनिट के फॉर्मेट में ब्याज आ जाता है। और एक होता है आपके पास है मिश्र धन, जिसे हम अमाउंट कहते हैं, और मिश्र धन की यूनिट क्या होती है सर, 100 + RT होती है, 100 + RT, और ये लगा दीजिए परसेंटेज। यानी कि मूलधन की यूनिट कितनी होती है, ये तो परमानेंटली फिक्स है, ब्याज निकलता R/T% से, मिश्र धन निकलता 100 + RT% से। ये 3 यूनिटें आप इनको जरूर याद करिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या दिया है सर, हमको मिश्र धन दे रखा है और मूलधन पूछा है, यानी मिश्र धन कितना दे रखा है हमको सर, मिश्र धन इतना दे रखा है, और पूछा क्या है हमसे सर, हमसे मूलधन पूछा है जिसकी यूनिट 100% होती है। तो ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन बटे मिश्र धन, फर्क कितना सा है कि नीचे यूनिट के फॉर्मेट में आएगा मिश्र धन, और किससे निकालोगे, यहां से निकालोगे। सर ये 100 तो ये रहा, और प्लस का निशान, आर का मान कितना है 5, और टी का मान कितना है 4, तो हम ये कह सकते हैं सर 120% यूनिट, ये 120% यूनिट किसकी है, अमाउंट की है, मिश्र धन की है। किसकी है ये यूनिट आपके पास है, मिश्र धन की है सर। तो बट्टे में कितना आएगा आपके पास है, 120 यूनिट आएगा। आप काट लीजिए, 1 जीरो और परसेंटेज काटिए, 12 से काटिए, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो कितना आंसर आएगा आपके पास है सर 5500, जो कि किस ऑप्शन में है, जो कि आपके पास है सी ऑप्शन, एकदम राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये थी आपके पास आज की क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि सर इन सबकी हम PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप चाहते हो इसी तरीके से बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ कंप्लीट कोर्स करना, तो कल से ही मैथ का बैच स्टार्ट हुआ है। उसके लिए प्ले स्टोर पर जाकर उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप बात कर सकते हो, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, कल जिनकी भी एग्जाम है आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे आपको कल शाम को यथावत टाइम एक नई शिफ्ट के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।